हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो यार अभी अभी हमें न्यूज़ मिली है थोड़े दिन पहले कि 2 दिन पहले कि प्रिंस फिलिप्स की डेथ हो गई है। रॉयल फैमिली ने अभी तक उसका कोई रीज़न नहीं बताया, तो अभी तक डेथ हुई है वो मिस्ट्री है। पर उनकी पोस्ट पर से ये पता चलता है कि कोज है वो नेचुरल डेथ ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्रीवियस मेडिकल कंडीशन और अभी उनकी डेथ की रिलेशन क्या है। तो ये प्रिंस फिलिप्स है, आप सब ने देखा ही होगा इनको। इनकी शादी क्वीन से हुई थी 1947 में और इनकी शादी चली है 75 ईयर तक। तो हाँ, अभी आप उनकी फ्यूनरल की अगर वीडियो देखी होगी तो क्वीन काफ़ी रो भी रही थी। ऑब्वियस सी बात है, 75 ईयर तक शादी चली है। तो इनकी अभी एज 99 ईयर पे इनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई अभी हुई है रिसेंट में। और 2 महीने बाद ये होने वाले थे 100 के। और अभी क्वीन है 95 की, तो 21 अप्रैल को क्वीन का भी बर्थडे है। तो क्वीन के कुछ बर्थडे के कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये काफ़ी अपनी कंट्री को भी सर्व कर चुके हैं। एज नेवी में उन्हें सर्विस दी, एयरफोर्स में दी है, काफ़ी सारे कंट्री के लिए काम किया है उन्होंने। और क्वीन का भी हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है। तो यार ये पूरी हिस्ट्री है 2011 से लेके 2021 तक की, उनकी सारी हेल्थ कंडीशन जो थी, तो उसकी पूरी हिस्ट्री है। तो कोई आप भी देख लो, कोई बंदा नॉर्मल बंदा होगा तो इतने साल इतनी सारी कंडीशन के साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा। पर उनके पास पैसा है, सब है, तो इतने साल तो निकाल लिए। पर अगर यहाँ पर आए तो जाना तो पड़ेगा। पैसा वैसा फिर भी आप हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम ये सारी हेल्थ कंडीशन को कोरिलेट करेंगे और लास्ट में डेथ कैसे हुई वो जानने की कोशिश करेंगे। तो 2011 में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की। उसे हम डिटेल में देखेंगे। 2012 में जून महीने में उनका ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हुआ था, जिसे हम यूटीआई बोलते हैं। 2013 में एक्सप्लोरेशन सर्जरी ऑफ एब्डोमेन हुई थी, एब्डोमेन में कुछ सर्जरी हुई थी, वो भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। 2016 में जून में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। 2019 में दिसंबर में वापस 4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था। 2019 में वापस फेब महीने में उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। 2021 में फेब महीने में उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। और 2021 4 मार्च को उन्हें यूटीआई हो गया था और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, उससे कार्डियक सर्जरी, उनको कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो गई। उन्हें बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर उनके कुछ टेस्ट हुए और कार्डियक सर्जरी हुई थी। अभी 1-2 महीने पहले की बात है। और अभी अप्रैल में उनकी डेथ हो गई। तो ये सारे जो 10 साल की इनकी कंडीशन है, इसे हम कोरिलेट करके मिस्ट्री सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है क्या। तो कोरोनरी आर्टरी दो आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट। वो दोनों हार्ट मसल को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करती है। मान लो हम किसी बंदे को खाना नहीं देते, ऑक्सीजन नहीं देते, पानी नहीं देते, तो वो कुछ टाइम में मर जाएगा। वैसे ही ये जो आर्टरी है वो हार्ट मसल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हार्ट मसल को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उससे इन्फाक्शन हो जाता है, डेथ हो जाती है मसल की। तो रिस्क फैक्टर देखें तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। तो अगर हम रॉयल फैमिली की फैमिली हिस्ट्री देखें तो मोस्ट ऑफ सारे हार्ट डिसीज से, स्ट्रोक से और सबकी डेथ हुई है। और हीमोफीलिया इन लोगों में हेरिडेटरी है। तो मोस्ट ऑफ ये हार्ट कंडीशन हेरिडेटरी है, मतलब फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हुआ। फिर मेल सेक्स है वो भी एक प्रेजेंट हुआ। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वहाँ पर कॉमन है तो वो भी हो सकता है। देन डायबिटीज़ भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उनको यूटीआई हुआ था। यूरिन में जैसे ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज शुगर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनके लिए फूड सोर्स की तरह काम करेगा। तो यूटीआई भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ भी एक फैक्टर है। हाइपरटेंशन भी था उनको। और हाइपर कोलेस्ट्रॉल में तो हाई लिपिड भी ब्लड में हो सकता है।
तो क्लिनिकल फीचर देखें तो हेवी चेस्ट पेन होता है, कोल्ड एंड स्वेटिंग, देन पेन इन द नेक एंड लेफ्ट आर्म बिकॉज हार्ट लेफ्ट साइड होता है और जो नर्व सप्लाई होती है हार्ट को सप्लाई करती है और नेक एंड आर्म को सप्लाई करती है वो सेम होती है, इसे रिफर्ड पेन बोलते हैं। फिर नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम रहते हैं, क्योंकि अगर कार्डियक मसल में इन्फेक्शन होगा तो वो लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। लैक्टिक एसिड है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगा जिससे नोजिया वोमिटिंग होती है। फिर एपनिया, फटीग, हार्टबर्न मतलब हार्टबर्न प्रॉपर हार्ट का नहीं बोला है, पर जैसे एसिडिटी होती है तो एसिड रिफ्लक्स होता है, उससे चेस्ट में बर्न होता है, इसे हार्टबर्न बोलते हैं। तो स्पेशली जो प्रिंस फिलिप्स थे उनके बॉडीगार्ड को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, कभी भी उनको एपनिया बस ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो या चक्कर आ जाए, डिजीनेस हो, कंफर्टेबल फील ना करे तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाए। फिर चाहे प्रिंस फिलिप मना करे कि मुझे नहीं जाना, फिर भी बॉडीगार्ड को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्हें सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना है। सो इसका ये ट्रीटमेंट दो है, परक्यूटेनस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो बाईपास का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि हम लिम्ब में से आर्टरी निकालते हैं और बाईपास कर देते हैं। मान लो कि ये कोई रास्ता है, किसी रीज़न से ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, बाईपास रोड ले लेंगे। तो ऐसे ही हम करते हैं कि मान लो ये आर्टरी है, ये ब्लॉक है, तो हम दूसरी आर्टरी लेके ऐसे बाईपास कर लेंगे। तो ये इंडिया में ये सर्जरी कॉमन है और काफ़ी चीप भी है, इसलिए ये इंडिया में ये सर्जरी ज़्यादा करवाते हैं। और परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में स्टेंट लगवाते हैं, जैसे दीवार की मजबूती के लिए, घर की मजबूती के लिए हम उसमें मेटल लगाते हैं, इसलिए एक स्टेंट होता है वो हम आर्टरी में लगा देते हैं, जिससे ब्लॉकेज निकाल के लगा देते हैं। तो प्रिंस ने ये परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन करवाई थी, क्योंकि पैसों की कमी तो उसे होगी नहीं, तो आराम से वो सर्जरी करवा सकता है। फिर उसे था 2012 में जून में ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ, जिसे यूटीआई बोलते हैं। तो यूटीआई का मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो है इकोलाई। तो चलो यूटीआई के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस रीजन को बोलते हैं ट्राइगोन, इसे ट्राइगोन बोलते हैं। तो प्रिंस फिलिप्स को इसका भी इन्फेक्शन हो गया था। तो इसके रिस्क फैक्टर में प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी 50 ईयर के एज के बाद कॉमन होती है, तो प्रिंस में ये भी हो सकती थी और उन्होंने अब्डोमिनल सर्जरी भी करवाई थी। फिर ओल्ड एज, तो उनकी एज भी बड़ी थी। देन वॉइडिंग अबनॉर्मलिटी, तो कुछ एज के बाद जो यूरेथ्रा, जो पीनस के जो मसल होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, जो हमें यूरिनेशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, वो वीक हो जाते हैं, इसलिए वॉइडिंग अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। फिर डायबिटीज़, तो जैसा मैंने बोला कि ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आराम से ऑर्गेनिज्म प्रोलिफरेट कर सकता है और अपनी काउंट है वो बढ़ा सकता है। तो डायबिटीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है जो हो सकता है। देन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है, तो कुछ टाइम बाद इनको जब यूटीआई होता है उसके कुछ टाइम बाद ही पहले ही उन्होंने सर्जरी करवाई थी, तो सर्जरी के बाद कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं, क्योंकि बॉडी जो रिएक्शन है, इम्यून रिएक्शन है वो घटाने के लिए हम देते हैं। इम्यून रिएक्शन घट जाएगी तो ऑर्गेनिज्म का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा उस टाइम पे। फिर प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी तो प्रिंस फिलिप्स में होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और फीमेल सेक्स में भी यूटीआई कॉमन है, क्योंकि मेल यूरेथ्रा की साइज देखे तो मेल यूरेथ्रा लंबा होता है और फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, इसलिए उसमें चांस ज़्यादा है। क्लिनिकल फीचर में फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिस्यूरिया होगा, तो हमने अभी डायग्राम में देखा था ट्राइगोन, इसे ट्राइगोन बोलते हैं। तो इसके इरिटेशन की वजह से ये सारे सिम्टम होंगे।
फिर पेन होगा, देन क्लाउडी यूरिन विथ फाउल स्मेल। सो क्लाउडी यूरिन इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन है तो पस होगा, यूरिन में पस दिखेगा, और इन्फेक्शन की वजह से फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा। वो बंदा आपके सामने बैठा होगा फिर भी अजीब सी बदबू आएगी उसमें से। फीवर, तो फीवर तो एक सिम्टम है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बॉडी में हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसलिए बॉडी ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर खुद का बढ़ा रहा है। फिर नोजिया, वोमिटिंग एंड नोकचुरिया। नोकचुरिया मतलब रात को बार बार उठ के यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसकी ट्रीटमेंट तो एक ही, एंटीबायोटिक। फर्स्ट हम यूरिन कल्चर करते हैं। स्टार्टिंग में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए काम आ सके। और बाद में यूरिन कल्चर हो जाए उसके बाद हम कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसके बाद 2030 में एक्सफोलिएशन सर्जरी ऑफ एब्डोमेन हुई थी जिसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया गया था। बाद में 2060 में जून में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था क्योंकि मान लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट का कोई मरीज है तो बार बार कोई टेंशन आ जाए, कोई स्ट्रेस हो, दूसरा कोई फैक्टर हो, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाए तो तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था 2016 में। उसके बाद 2019 में 4 दिन के लिए वापस सेम रीज़न के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था। फिर उनका 2019 में फरवरी में कार एक्सीडेंट हुआ था। तो ये फ़ोटो है कार एक्सीडेंट की। ये रेंज रोवर गाड़ी है जिसमें प्रिंस खुद गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर सीट पे बैठे थे। तो ये मान लो ये पूरा हाईवे है, तो हाईवे से इस रोड से प्रिंस आ रहे थे और यहाँ से दूसरी गाड़ी आ रही थी तो जिसमें 2 फीमेल बैठी थी। तो प्रिंस ने जैसे यहाँ से टर्न लिया तो इस गाड़ी ने यहाँ से उन्हें टक्कर दे दी और गाड़ी ने 2 फ्लिप मारी थी और बाद में रास्ते के साइड में रुकी थी यहाँ पर। और उनका जो ये रूफ टॉप होता है वहाँ से उन्हें इवेक्यूएट किया गया था। जो पैसेंजर तो नहीं पर जो आजू बाजू में जो विक्टिम थे उन लोगों ने उन्हें बचाया था। और प्रिंस को इस टाइम पे एक चोट भी नहीं आई थी, तो क्या पता इमोर्टल सब बोल रहे थे तब इनको। फिर इस गाड़ी में 2 फीमेल बैठी थी, एक को मामूली खरोच आई थी और एक की हड्डियों में कुछ चोट आई थी, ऐसा कुछ था। और दोनों की तब अल्कोहल टेस्टिंग हुई थी, तो ना तो प्रिंस ने अल्कोहल लिया था ना तो वो दोनों लेडी ने लिया था। देखो वहाँ पर प्रिंस को भी पुलिस के सामने टेस्ट करवानी पड़ती है, तो वो वहाँ के रूल है। तो तब प्रिंस को कुछ भी एक खरोच भी नहीं आई थी, तब वो 2019 में इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गए थे। बाद में 2021 को फरवरी में वापस उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया क्योंकि ये प्रीवियस जो हार्ट कंडीशन थी ये वापस रिकरेंट हो सकती है। एक जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाए तो दूसरी भी हो सकती है क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सारे रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट ही है। देन बाद में 2021 4 मार्च को उन्हें वापस यूटीआई हुआ, तो यूटीआई की वजह से उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उनके थे उसमें एडमिट किया गया। तो बाद में वहाँ पर उनकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ी। यूटीआई और कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक अबनॉर्मलिटी का मैं रिलेशन बताऊँ। जब यूटीआई होता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, तो उस टाइम पे बॉडी WBC बनाना चालू करती है। बॉडी में ज़्यादा WBC बनेंगे और प्लेटलेट जो होते हैं जब हमें लगता है तो खून जम जाता है, तो जो खून जमाने का जो काम करते हैं उन्हें प्लेटलेट बोलते हैं। और प्लेटलेट ज़्यादा एक्टिव हो जाए, स्टिकी बन जाते हैं इस टाइम पे, इन्फ्लामेशन के टाइम पे, तो वो एंडोथेलियम जो होता है उसमें स्टिक कर जाएंगे, एंडोथेलियल डैमेज होगा, स्टिक कर जाएंगे वहाँ पर और वेसल को ब्लॉक कर देंगे। तो ये रिलेशन है यूटीआई और कार्डियक सर्जरी का। तो यूटीआई तो उन्हें पहले भी हुआ था और ये यूटीआई रिकरेंट होता रहता है। एक बार हुआ, अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री यूटीआई की है तो आपको फ्यूचर में होने के चांस ज़्यादा है दूसरे के कंपेयर में। तो ये कोरिलेशन हम कर सकते हैं कि यूटीआई की वजह से उनकी कार्डियक जो अबनॉर्मलिटी, कार्डियक प्रॉब्लम थी वो भी वर्स हो गई थी। बाद में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर उनकी कुछ टेस्ट हुई और फाइनली उनकी सर्जरी की गई थी। वापस कौन सी सर्जरी की गई थी इस पर साफ साफ नहीं बताया गया था। और जब इनको यूटीआई हुआ था तो स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी वर्जरी करनी पड़ेगी, तो उनकी डॉक्टर उन्होंने मना कर दिया था कि 99 ईयर की एज है तो अभी कुछ सर्जरी नहीं करवानी है क्योंकि उनको ज़्यादा पेन नहीं देना है।
बाद में उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी और कार्डियक सर्जरी करनी पड़ी थी। जो मैंने रिलेशन यूटीआई का और कार्डियक सर्जरी का बताया, वो दोनों का रिलेशन इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगी। और बाद में उसके थोड़े ही दिन बाद, थोड़े एक आध महीने बाद, मार्च अप्रैल, एक महीने के बाद उनके हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि यूटीआई की वजह से उनकी वेसल्स है वो वापस ब्लॉक हो गई। मैंने जब बोला था कि वेसल न्यूट्रिशन देने का काम करती है, तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। यही रीज़न होगा उनकी डेथ का। फिर भी 99 ईयर निकाल दिए, इतनी सारी हेल्थ कंडीशन के बाद भी, वो भी बढ़िया है। तो चलो, यही था उनकी यही था प्रिंस फिलिप्स का डेथ एनालिसिस। तो आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर किसी सेलिब्रिटी का डेथ एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।